इस प्रकार से आया था 2023 का पेपर कक्षा 10 हिंदी का। तो आइए समझ लेते हैं इस पेपर को किस प्रकार से आपको करना है। तो सबसे पहले जो आपको पेपर मिले तो पेपर पे क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक डालना है और इसके साथ में आपको यहाँ पे नाम लिखना है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या, ये आपका जो पूर्णांक होता है ये 70 नंबर का होता है, ये 70 नंबर यहाँ पे पूर्णांक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समय जो दिया गया क्या है, समय दिया गया 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। इसमें से आपको 15 मिनट क्या करना है, लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो आपको सबसे पहले 15 मिनट आपको क्या करना है, पेपर जो मिलेगा इसको आपको पढ़ना, पूरा पेपर है। और अब आगे लिखा है कि निर्देश दिए हैं आपके, इसमें निर्देश क्या है ये पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ोगे तभी आप पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रयास सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, जितने भी प्रश्न है वो सभी करने आपको होंगे। इसके साथ में लिखा है ये दूसरा जो है लिखा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं, 2 खंड हैं। पहला खंड क्या है आ, दूसरा खंड क्या है बा है। 2 खंड हैं, दोनों को खंड आपको करने होंगे। तीसरा जो है खंड लिखा है, निर्देश लिखा है खंड आ में अंक 1 मतलब अंक कितना, 1 अंक मिलेगा एक प्रश्न पे। और कितने दिए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, कितने 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और हर बहुविकल्पी प्रश्न पर 1 अंक आपको मिलेगा। जिनके उत्तर क्या, जिनके उत्तर किस पे देने हैं, OMR उत्तर लिखा, उत्तर पत्रक पर देने हैं। ये आपको मिलेगा OMR, एक शीट मिलती है उसमें आपको क्या करना, फिल करना होगा, उस पर आपको 20 नंबर मिलेंगे। और लिखा है खंड बा लिखा है, खंड ये हो गया आ वाला हो गया, खंड फिर आएगा खंड आ के लिखा है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल लिखा प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। लिखा OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे और तथा इरेजर अथवा लिखा हाईलाइटर का प्रयोग ना करें। मतलब आपको अगर एक बार जो पेपर वो आपको उत्तर पत्रक मिलेगा या वो मेरा शीट मिलेगी, उस पर आप एक बार उसको क्या फिल किया है, नहीं भर दिया है, तो आप उसको काट या इरेजर या वाटन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ऐसा करते हो तो आपका वो प्रश्न जो होगा वो गलत हो जाएगा। इसके साथ में आप पढ़ते हैं और लिखा है प्रश्न अंक के सम्मुख अंकित होंगे। जो प्रश्न होगा अंक जो होंगे उसके सम्मुख मतलब सामने ही लिखे होंगे। आगे लिखा है खंड बा में 50 अंक दिए गए हैं। कितने, खंड जो बा होगा उसमें 50 अंक का होगा। लिखा खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें। मतलब जो प्रश्न करे हैं तो एक क्रम से करना है, तुमको एक साथ में करना है। ये नहीं कि ये मतलब एक यहाँ का वहाँ का करे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करते तुम लोग कॉपी चेक करने में जो एग्जाम में होता है आपको नंबर काट सकता है। अगर एक पास से करोगे तो नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा। आगे लिखा है प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करें। आप पहले से चालू करें और लास्ट तक बराबर करते रहें, और जब नहीं आता उस पर समय बेकार नष्ट ना करो और आगे तुम कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप पढ़ लेते हैं आगे खंड जो आ है इसको पढ़ के आपको बताते हैं कौन कौन से कैसे प्रश्न आए थे। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न सभी दिए हैं 1 से 20 तक खंड आ में, ठीक है। तो लिखा है चिंतामणि के रचयिता, चिंतामणि के रचयिता हैं तो इसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सब में 4 ऑप्शन है। लिखा डॉक्टर रामकर वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। तो आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। क्या होगा, ये ऑप्शन आपका सही है। तो वहाँ पे जो उम्र सीट होगी उसमें आपको इसको फिल करना होगा। नहीं अगर आपको उम्र सीट भरने आती है तो वो भी हम आपको बता देंगे कुछ समय के बाद, मतलब जल्द ही बता देंगे। तो और बात कर लेते हैं, इस प्रकार से आपको फिल करना होगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और क्या है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। तो यहाँ पे कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो आपको इसमें कौन से हैं, तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है ये कहानी है। तो ये इसके लेखक जो है मतलब प्रेमचंद ही हैं। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है तो इनका नाटक ध्रुवस्वामिनी भी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, लहरों के राजहंस नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से करना है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन से हैं, धर्मवीर भारती है, प्रेमचंद है, या अज्ञेय हैं, या लिखा विश्वनाथ रेणु। तो यहाँ पे इसका जो आंसर राइट होगा वो क्या होगा, अज्ञेय होगा। इसी प्रकार से अगला करना है 5वां, अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है, तो पांड्यवचन शर्मा उग्र की है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा तो आराम से कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ा तो वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है,
करिए, क्योंकि समय अब नहीं बचा है, 2 महीने का ही समय बचा है। आप करोगे, अगर पढ़ोगे तभी आप पेपर सॉल्व कर पाओगे, नंबर अच्छे आएंगे, मतलब आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। आपको सॉल्व करके बताएं कैसे क्या करना है, ये आपको ओनर शीट पे करना है, पर नहीं अगर ओनर शीट भरनी आती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। और लिखा है जैसा कि आगे, भूषण किस युग के कवि हैं, तो भूषण किस युग के कवि हैं, भूषण यानी जो है रेत काल के कवि हैं। किसके हैं, रेत काल के कवि हैं, क्योंकि रेत काल में भूषण, बिहारी ये सब आते हैं, मतीराम ये सब रेत काल में आते हैं। तो आपको ऑप्शन नहीं देंगे, हम बताते हुए चलेंगे इसका सबका अर्थ, बस आप अपने सोचिए कि कौन सा आंसर सही है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ इसका आंसर ये होगा। लिखा ललित ललाम रचना है, तो ललित ललाम रचना जो है वो मतीराम की, किसके है, मतीराम की रचना ये, तो ये इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आ जाएगा आपका 8वां, जो 8वां है प्रश्न पत्र वो कौन सा है, तो 8वां यशोधरा, यशोधरा किसकी रचना है, तो है जयशंकर प्रसाद की, महादेव वर्मा की, सुल्तान पंत की नहीं, मथुरा गुप्त की। तो इनकी रचना जो है मथुरा गुप्त की जो रचना है वो यशोधरा रचना इन्हीं की है। लिखा है आंगन के पास द्वार, आंगन के पास द्वार किसकी रचना है, मतलब इसके रचनाकार को तो कौन है, तो अज्ञेय है। कौन है, अज्ञेय है। हम ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे एग्जाम्पल देने पे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लिखा है दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किसकी है, दीपशिखा। दीपशिखा तो पता होगा महादेव वर्मा की रचना, सबको पता होती याद होती है, महादेव वर्मा की रचना ये है, दीपशिखा है महादेव वर्मा की। इसी प्रकार से आएगा करुण रस का स्थायी भाव है, रस पढ़े होंगे तो आराम से आंसर दोगे। लिखा है रौद्र उत्साह अद्भुत शोक, तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पे जो आंसर इसका होगा वो शोक होगा। नहीं रौद्र यहाँ पे होता है, करुण रस का स्थायी शोक होता है, मतलब दुख होता है, ठीक है। लिखा है चरण कमल बंदो हर राही, तो चरण कमल बंदो हर राही में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कौन सा, उपमा। उपमा की जा रही, क्या की जा रही, उपमा की जाए, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। इसी प्रकार से लिखा है प्रश्न अगला 13वां, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यत होता है। तो ये किसका होगा, रोला होगा, दोहा होगा या सोरठा होगा, तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका, ये होगा कौन, सोरठा होगा, क्या होगा, सोरठा होगा, ये सोरठा होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आता है आपका 14वां प्रश्न आता है। लिखा है पर्यावरण, लिखा है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो पर्यावरण शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग इसमें क्या, उपसर्ग मतलब ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे पर्या, पर्या मतलब ये पर्या का ये उपसर्ग होगा, क्योंकि पहले ये आएगा बाद में वर्ड लग जाएगा। इसी प्रकार से पर्यावरण हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी शब्द बना सकते हो, उसको बोलते हैं उपसर्ग। यहाँ पे होता है महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो महा का या ता का या नाता, लिखा नता का, या इनमें से सभी, इनमें से सभी नहीं होगा। यहाँ लिखा महा अगर लास्ट में आना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, प्रत्यय लास्ट में आता है, सब लास्ट में क्या ता आ रहा है, तो ता मतलब ता, जिसमें जैसे महानता लिखा है, महानता, सुंदरता, इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा ये प्रत्यय है, तो ता, इसका ये महानता शब्द बनेगा। लिखा है सुख दुख में समास होगा, सुख दुख में समास कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, सुख दुख में समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास। कौन सा होगा, द्वंद्व समास, मतलब रात दिन, भाई बहन, सुबह शाम, इस प्रकार से अगर समास आते हैं तो द्वंद्व समास होता है। लिखा है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, जो अग्नि है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अगर आपको अग्नि के पर्यायवाची याद है तो आराम से आंसर दे पाओगे। लिखा है अनल, अनिल, पावक, ज्वाला, तो आपका इसमें आंसर जो हो जाएगा वो अनिल हो जाएगा। अनिल मतलब वायु होता है और सभी का मतलब होता है आगे होता है। लिखा अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है, तो अभ्युदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो यहाँ पे अभि, लिखा अभि प्लस उदय, ये है इसका संधि विच्छेद सही है। तो इस प्रकार से लिखा है मध्य शब्द का पंचमी विभक्ति एकवचन रूप है, तो मधुना जो है ये क्या पंचमी विभक्ति है, एकवचन रूप है। ये अगर आपने पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। यहाँ अगर समझाएंगे हम तुमको डिटेल में कि ये मधुनी क्या होता है, पंचमी विभक्ति एकवचन कैसे हुआ, तो ये याद होगा, मतलब इसको बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमको बताते चलते हैं। आपको लिखा है पठितता धातु रूप का एक वचन पुरुष, लिखा है वचन एवं पुरुष बताइए, तो इसमें कौन सा वचन और पुरुष है, इसमें तो इसमें है द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन माध्यम पुरुष है। तो आपको ये पढ़ना सब कुछ है, बहुत जल्दी पढ़ लो क्योंकि समय नहीं बचाया ज़्यादा दोस्तों। तो आप आगे देखते हैं। तो अब आ गया है खंड, कौन सा आ गया है, बाखंड आ गया। कौन सा आ गया, बाखंड। तो बाखंड में क्या करना है, आपको लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए गए, एक गद्यांश ये दिया गया है, ये गद्यांश अथवा में ये दिया गया है। तो आपको इसमें से कोई एक करना है, ये करना है, ये करना है। इसमें कि आपको 3 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न मिलते हैं। लिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है, चाहे इस गद्यांश का चाहे इस गद्यांश का, इसमें भी प्रश्न दिए होंगे इसमें पीछे।
यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये प्रश्न चाहे कोई एक कर लो, इसमें का जो तुमको समझ में आए वो कर लो। आपको क्या करना है, पहले लिखा है और लिखा है क्या लिखा, अश्रोही पास आया ममता ने रुक रुक कर कहा। तो ममता पाठ आपके में है कक्षा 10 में। कौन सा दूसरा चैप्टर जो है ममता है गद्य का, वो जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। तो ये आपको इसमें क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का शब्द लिखिए। तो लिखा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड ममता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं कौन से, जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस प्रकार से इसका संदर्भ लिखा जाएगा तो पता ही होगा आपको। और लिखा है गद्यांश के रेखांकन अर्थ की व्याख्या है, जिसने में रेखा खींची यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची है, जहाँ तक यहाँ से लगा कि यहाँ तक रेखा खींची है, तो यहाँ तक तुमको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या आपको करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याख्या आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो कमेंट में लिखना, हम आपको व्याख्या बताने की पूरी कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीके से। लिखा है ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो ममता जो थी आजीवन भयभीत क्यों रहती थी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें आंसर इसका मिल जाता है, लास्ट वाले का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। लिखा है मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, मतलब उसकी झोपड़ी जो थी उसको मतलब खोद न जाए, इसी प्रकार से वो क्या भयभीत हो रही। तो इसका आंसर इसमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से कोई एक इसमें से कर सकते हो, जो तुमको पता हो वो कर लो। अगर आपको ये पता है किस पाठ से लिया गया है तो आप कमेंट में बताएं पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ये वाला हम नहीं बताएंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। 10 मिनट की वीडियो हो गई है और समझाने में समय ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसी प्रकार से हम आपको जल्दी जल्दी समझा देंगे। आगे लिखा है आपको आ जाएगा, इसमें का दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आ गया पद्य का, आ गया पद्य के दो आपको दिखने को मिलते हैं, एक यहाँ पे ये मिलेगा और दूसरा प्रश्न आपको तुमको देखने को मिलेगा इसमें का, अथवा में ये है, एक यहाँ पे ये मिलेगा देखने को। तो आपको पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो लिखा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तभी लिख पाओगे जब आपको पाठ का नाम और कवि का नाम याद होगा, तभी लिख पाओगे, ऐसे नहीं लिख पाओगे। तो आइए देख लेते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे पुरते निक्सी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग डे डग दोए। तो यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवे। तो इस प्रकार से अगर पहचानना है किस पाठ का है, तो ये जो पाठ है दूसरा पाठ आपके में है धनुष भंग, उसमें एक और पाठ है वन पथ पर। तो वन पथ पर जो है उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो यहाँ पे संदर्भ हो जाएगा कि लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड यानी वन पथ पर नामक शीर्षक से ये पंक्तियाँ ली गई हैं और इसके जो कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। लिखा श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, तो आपको पता होगा श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो आंसू क्यों बहने लगे थे, क्योंकि जो ये मतलब अपने सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम के आंखों में आंसू बहने लगे थे। यह जगह रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको देखो का इस प्रकार से कोई शब्द अगर कोई अक्षर बार बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपको इस प्रकार से करना है। अब हम करके आपको ये देखना है। आपको लिखा है मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण वह माल रक्त के प्यासा था। इस प्रकार से इसको पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि किस पाठ का है, इसके लेखक कौन है यानी कवि कौन है। तो यहाँ पे आपको कमेंट में लिखना है इसका आंसर है कि इसके जो कवि कौन है और किस पाठ से ये लिया गया है। इसको हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे बताएंगे अगर तो तुमको फायदा क्या है करने से, तुम्हारे पेपर कुछ आपको भी आना चाहिए। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका तीसरा प्रश्न। लिखा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब एक जिसमें आपको दो दिए गए हैं, एक ये दिया गया है, इस प्रकार से एक इसके आगे दिया गया है, ये आपको दिख रहा इस प्रकार से। तो आपको एक का करना है, ये जैसे इसका करना है। जैसे लिखा है ये नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र लिखा केंद्रम लिखा केंद्र स्थलम अस्ति। तो यहाँ पे लिखा है भारतीय जो मतलब लिखा है यह नगरी भारतीय मतलब भारतीय संस्कृत के लिए संस्कृत भाषा के लिए केंद्र का स्थल है। इस प्रकार से इसकी क्या करनी है, तो वो व्याख्या यानी हिंदी अनुवाद करना होगा। और इसके जो यहाँ भी होगा आपको लिखना संदर्भ भी लिखना होगा। संदर्भ कैसे लिखा जाता है आपने पढ़ा होगा। संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश या गद्य तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से पाठ का नाम है, पाठ का नाम लिख दो बस, में कभी लेखा कुछ होता नहीं है तो लिखना ही नहीं है, बस ऐसे लिखना तुमको, इसका हिंदी अनुवाद करना है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न आएगा वो ये है, इसको अब इसमें से कोई कर लो। आपको इसका पाठ का नाम बताना तुमको है।
कमेंट में, ठीक है। तो आगे लिखा है, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको 2 श्लोक दिए होंगे, क्या 2 श्लोक दिए होंगे, इसमें से एक श्लोक का हिंदी में मतलब अर्थ लिखना है, अनुवाद लिखना, हिंदी अनुवाद लिखना है, और क्या करें इसका संदर्भ भी लिखना है। इसलिए लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, ये जो श्लोक है इसका अर्थ तुमको लिखना है, आपको लिखना है। तो लिखा सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब यहाँ पे कहा है कि सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हो, यानी निरोगी हो, कोई रोग रहित ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब सभी क्या हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् मतलब कोई भी दुख का भागी ना हो, और सभी क्या हो, कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी जो हो वो क्या सुखी और जो बहुत सालों तक जिए, ऐसी कामना इसमें की गई है। तो इसका संदर्भ मतलब इसका अनुवाद हिंदी हो जाएगा, इसका आपको बताना है हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे लिखा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, पर आपको सभी प्रश्न इसमें से नहीं करने हैं, आपको जिला वाइज यहाँ पे कोई जिला जिसके अब जिस जिले में रहता है उस जिले के अनुसार इसमें प्रश्न करने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि यहाँ पे मेवाड़ के है, मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है, जय सुभाष जो होता है, जय सुभाष ये चलता है, जो जय सुभाष में से एक ही करना है। यहाँ जय सुभाष जो होता है ये चलता है, हरदोई जिले में आता है, हरदोई जिले में आता है, इसी प्रकार से बहुत सारे जिलों में आता है, और हरदोई जिले में ये आता है, तो हरदोई जिले वालों को ये करना है। अब जिस जिले को है उसी जिले का आपको करना है। इसी प्रकार से आता है इसमें एक है, हाँ, मुक्तदूत जो है, मुक्तदूत ये जिला उन्नाव के लिए है, तो ये जिला उन्नाव वाले करेंगे। इसी प्रकार से जो जिले से है उस जिले वाले मतलब इसको करना है, एक ही करना है, बस सभी नहीं करने इसमें। अब लास्ट में इसके आ जाता है आपका आएगा, यहाँ पे आ रहे हैं जैसे कि, हाँ, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना एक प्रमुख रचना लिखिए। एक रचना लिखनी है और किसी एक, यहाँ पे आपको 3 विकल्प मिल रहे हैं, कोई एक जीवन परिचय किसी एक का जीवन परिचय लिखना आपको है। एक का जीवन परिचय लिख करके और क्या आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे आपको जीवन परिचय पे, और 2 नंबर मिलेंगे रचना पे, ठीक है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे, यानी टोटल 5 नंबर मिलेंगे इस पे। और लिखा है यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास अगला जो प्रश्न है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, सुंदर पंत हैं और मैसेसर गुप्ता हैं। इस प्रकार से आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें से कोई एक करना है, रचना भी एक लिखनी है। अब आ जाता है तुम्हारा यहाँ 4 आपको प्रश्न मिलते हैं, 4 प्रश्न यानी संस्कृत के मिलेंगे। इसमें से 2 प्रश्न करने होंगे, आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, 4 नंबर टोटल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो निबंध होगा, ये निबंध है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस प्रकार से किसी एक जीवन पर मतलब यहाँ पर निबंध का उत्तर देना है। आपके 9 नंबर कंप्लीट इधर भी हो जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से पेपर ये सॉल्व करना है, बहुत ही आसान पेपर है ये, और आप आराम से नंबर आपके 65 यानी 65 से ऊपर ही आएंगे अगर आप सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ाई करो तो पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि अब समय नहीं बचा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार अब हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे पेपर समझाते हुए, और उसमें आपको लिखित कॉपी दिखाते हुए किस प्रकार से लिखना है और मार्कशीट कैसे भरना है, सब कुछ डिटेल में समझाते हुए आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।